इनमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल तूने कंपनी स्टार्ट की, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजेक्शन है। फिर तूने कंपनी स्टार्ट की, तूने फर्नीचर खरीदा बैठने के लिए, दैट इज अ ट्रांजेक्शन। फिर तूने कंप्यूटर लिया, दैट इज अ ट्रांजेक्शन। फिर रॉ मटेरियल्स लिए, दैट इज अ ट्रांजेक्शन। मशीनरी खरीदी, ट्रांजेक्शन। फिर मशीनरी पे जब गुड्स गुड्स बना लिए, फिर उस गुड्स को क्या किया? बेचा, दैट इज अ ट्रांजेक्शन। मतलब अगर मैं तेरे को बोलूं गुड्स बनाए, क्या वो ट्रांजेक्शन है? नहीं, क्योंकि गुड्स बनाए में कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है। मैं पूछूंगा गुड्स बनाए तो कितना खर्चा होगा, कुछ नहीं पता। और जब गुड्स बेचेगा तो पैसा मिलेगा उसके बदले। जिस चीज में मनी या क्वांटिटी इन्वॉल्व है, दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शन। जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे, उसमें कोई रुपीस की टर्म्स आएगी, दैट इज ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट। फर्नीचर खरीदोगे, पैसा गया, ट्रांजैक्शन हो। कंप्यूटर लिया, ट्रांजैक्शन होगी। मशीनरी ली, ट्रांजैक्शन हो। गुड्स बने, कोई ट्रांजैक्शन नहीं। गुड्स बिके, ट्रांजैक्शन। समझ आ रहा है? और हमको अकाउंटिंग में सिर्फ क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शन को ध्यान में रखना है, क्योंकि हमको उसकी एंट्री करनी है। ठीक है। उसके बाद आपकी सेकंड टर्म है एसेट्स। एसेट्स का मतलब जो कंपनी में आपने खरीदा और आप ओन करते हो, तो कंपनी में आपका है और आप उसको ओन करते हो। इसके अंदर कई कैटेगरीज आती है। एसेट्स में सबसे पहले आ जाएगा, एसेट्स दो तरह के होते हैं मेरे पास, जैसे तीन तरह के होते हैं, फिलहाल आप इसको दो तरह होंगे, इसी तरह हम प्रयत्न समझाएंगे। एक इसको ना किसी और जगह पे बता दो अग्रवाल, एसेट्स की टाइप क्या नहीं, ये तो क्वेश्चन याद हो, क्वेश्चन करा दो किसी और जगह। ये वर्टिकल, वर्टिकल मतलब आराम से लिखो। एसेट्स दो तरह के होते हैं, एक हो गया फिक्स्ड एसेट्स और एक हो गया करंट एसेट्स। जैसे तीन तरह के होते हैं, तो तुमको अभी फिलहाल दो की बात करनी आएगी। व्हाट आर फिक्स्ड एसेट्स? ये वो एसेट्स है जो लॉन्ग टर्म के लिए दिए गए हैं। इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए खरीदे गए। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आएगा? फर्नीचर। जब तुम कंपनी स्टार्ट करोगे, फर्नीचर लोगे, कुर्सियां, टेबल, रैक वगैरह, वो तुमने ओन किया है, वो तुम्हारा है किसी और का है? तुम्हारा है, कंपनी का है, तो वो एसेट हो गया। एसेट मतलब जो मेरा है, जिसके बदले में पैसा कन्वर्ट कर देता है, उसको जब बेचेगा पैसा आ जाएगा, तो पैसे में कन्वर्ट होता है। फिर तुम कंपनी के लिए मशीनरी लोगे, मशीनरी लॉन्ग टर्म के लिए लोगे कि एक साल के लिए लोगे? तो मशीनरी इसमें आएगी। अब मैं कई एसेट्स के नाम लूंगा। ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए, विद इन 1 ईयर, ये मोर देन 1 ईयर। आपको ऐसी चीजें जो हम खरीदते हैं लेकिन एक साल के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए चेयर क्या है? एसेट है। लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट है कि टर्म एसेट है? क्योंकि मैं हर साल तो नहीं लूंगा ना। ये बोर्ड बता, ये मार्कर, ये शॉर्ट टर्म हुआ, क्योंकि ये एक साल से ज्यादा चल जाएगा, ये मेरे को बदलते रहना पड़ेगा, बट है तो मेरा, है तो मेरा। तो ये मेरा एसेट है, लेकिन मेरा कौन सा एसेट है? करंट एसेट। समझ आ रहा है फर्क? फिर कंप्यूटर या लैपटॉप या पीसी लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाएगा। ठीक है। और कोई एग्जांपल, कंपनी के अंदर कोई व्हीकल खरीदा गया है, कंपनी ने लैंड लिया है और फैक्ट्री खोलने के लिए, लैंड पे क्या बना ली? बिल्डिंग बना ली। क्या ये बार बार बनाई जाएगी? ये सारी चीजें हमारी कंपनी की है। ये सारी चीजें हम ओन, हमारा खुद का जो खरीदा हुआ सामान है, जो जिसको मैं कह रहा हूँ ये तो मेरा है, उसको क्या बोलेंगे? फिक्स एसेट। माइंड इट, अकाउंट्स में बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग बातें हैं। जो ये सामान है, ये बिजनेसमैन ने खरीदा, लेकिन किसके लिए? अपने लिए खरीदा, बिजनेस के लिए, तो ये बिजनेस का सामान है, बिजनेसमैन का सामान नहीं। बिजनेसमैन ये नहीं कह सकता कि मैं फर्नीचर तो मेरा ही खरीदा, मैं घर लेके जा रहा हूँ, नहीं लेके जा रहा, क्योंकि वो कंपनी का। तो हम जो अकाउंट्स बनाएंगे आज से पूरी बुक में एंड फ्यूचर लाइफ में, जब तक अकाउंट्स करोगे, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने चाहिए कि बिजनेसमैन के लिए? सोच के बताओ। बिजनेस के लिए, बिजनेस के, हम जितने भी अकाउंटिंग करा रहे हैं वो बिजनेस की करा रहे हैं। बिजनेसमैन सिर्फ वहां पे आके बैठेगा, काम करेगा, प्रॉफिट लेके घर चला जाएगा। प्रॉफिट देगा कौन उसको? बिजनेस। समझ गया? फर्म, फर्म मतलब कंपनी, FIRM, ठीक है ना? हम जितने भी अकाउंट्स बनाएंगे फर्म के लिए हिसाब से बनाएंगे, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस, बिजनेसमैन सॉरी। हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, इसके प्रोप्राइटर, समझता है? मालिक, प्रोप्राइटर मतलब मालिक, ओनर।
कंपनी ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाएंगे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब प्रॉफिट कमाया तो कंपनी ने ओनर को प्रॉफिट देना है और ओनर ने कंपनी को प्रॉफिट लेना है। अलग अलग बातें होगी ना, एक बंदा दे रहा है और एक बंदा ले रहा है, हम देने में विश्वास रखेंगे, लेने में हम देने में बिलीव करेंगे, हम कंपनी बना रहे हैं, कंपनी ने देना है प्रॉफिट, तो कंपनी एक ही चीज रिकॉर्ड कर पाएगी ना, या तो देनदारी रिकॉर्ड करेगी या लेनदारी, और एक ही प्रॉफिट कंपनी के लिए देनदारी और लेनदारी हो सकता है नहीं ना। कंपनी ने अपने ओनर को प्रॉफिट देना है, लेकिन ओनर ने वो कंपनी से प्रॉफिट लेना है, तो हम कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, बोलेंगे प्रॉफिट देना है, किसको देना, ओनर को। बस एक, अगर दो पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी और कंफ्यूजन भी बढ़ जाएगी, बात हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगी। टाइम को नहीं ध्यान में रखना, उससे हम कंफ्यूज रहेंगे, एक बंदा दे रहा है, एक बंदा ले रहा है, कंफ्यूजन है किसके पॉइंट ऑफ व्यू लिखे, हमको सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, दैट इज बिजनेस, तो कंफ्यूजन नहीं होगी, इसको इग्नोर मारना, ठीक है। और अब बिजनेस में कैश है, तो बिजनेस का है, कौन सा एसिड होगा, कैश है, कैश का कितना बनेगा, बिजनेस, बिल्कुल, तो कैश हर रोज बदलेगा। सिमिलरली बिजनेस का एक बैंक अकाउंट होगा, बैंक में पैसा भरा होगा, बिजनेस का बैंक निकाल सकते, ठीक है। अब जब गुड्स होंगे बिजनेस के, जो बेचोगे, अब इसको बिजनेस कर दो, उसका बेचोगे, बनाओगे, बेचोगे, बदले पैसा आएगा, वो गुड्स, रॉ मटेरियल गुड्स, वो क्या होंगे, ऐसे रह के नहीं, अरे तो ऐसे रहेंगे हमारे क्या, क्योंकि सेल होंगे, और सॉरी सेल होंगे और डेली बदलेंगे, आएंगे भी, नहीं परचेज भी होगा। आपका शूज का कंपनी है, आप दुकान है मान लो, रोज शूज खरीदोगे बेचोगे, भी खरीदोगे बेचोगे, तो बदलता रहेगा कि सेम रहेगा, पर जो रैक्स होंगे वो फिक्स रहेंगे, बिल काटने की मशीन होगी, यूपीएस कहते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप सब फिक्स रहेगा, कुर्सियां टेबल से फिक्स रहेंगी, बट शूज बदलते रहेंगे, कैश बदलता रहेगा, बैंक बदलता रहेगा, स्टॉक को हम गुड्स भी कहते हैं, आज के बाद टर्म यूज करने, स्टॉक है गुड्स, देखिए बात। इसके बाद अब गुड्स आप बेचोगे, गुड्स बेचने के बदले गुड्स तीन तरह से बेचे जाते हैं, जब हम गुड्स को सेल करते हैं ना, सबसे पहले तो कैश में बेचोगे, कैश में बेचोगे ना, और उधार बेच सकते हो, बैंक में चेक के बदले बेच सकते हो, बंदे मैंने कुछ दे दिए दिए, उसको कुछ चेक कैश दे दिया, मैंने कुछ दे दिया, चेक दे दिया, तो कैश के पैसे कैश में मेरे पास जेब में पड़े हैं, चेक के पैसे कहाँ जाएंगे, मेरे बैंक में। तीसरा हम उधार में बेच सकते हैं, दैट इज नोन एज क्रेडिट, उधार पे गुड्स उधार में बेचेंगे, तो जिस बंदे को मैंने उधार पे गुड्स बेचे हैं, उससे मेरे को पैसे लेने हैं कि मेरे को देने हैं, जिसको बेचे उसको गुड्स सेल किए, उससे पैसे मिलेंगे कि मैं दूंगा, उससे मिलेंगे, मतलब मैं उसको कॉल करूंगा, मेरे को पैसे आके दे जाएगा, तो वो मेरी कंपनी के लिए फायदा है कि नुकसान है, तो वो मेरी कंपनी का एसेट, क्योंकि ओन किया, ये मेरा पैसे खुद का है ना, ये मेरा खुद का है, ये पैसा भी मेरा है, ये पैसा भी मेरा है, ये पैसा भी तो मेरा है, मेरे को मिला नहीं है, बट है तो मेरा कंपनी का, मैंने गुड्स बेचे उधार पे, जितने मेरे पैसे लगे हैं मेरे को मिलने तो है ना, और पैसे कहाँ आएंगे, मेरी कंपनी में, मेरी कंपनी का पैसा है, मेरे पास नहीं पड़ा, उसकी जेब में पड़ा है, 2 4 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीने बाद मिलेगा तो सही, तो इसको हम बोलते हैं, जिस बंदे से पैसा लेना है, उधार पे जो कुछ बेचे हैं, उस बंदे को हम बोलते हैं डेटर, द मोस्ट कॉमन एंड रिपीटिंग टर्म, हर चैप्टर में हर क्वेश्चन में रिपीट, डेटर कौन हुआ, जिस बंदे को हमने उधार पे कुछ बेचे हैं और उससे हमने पैसा लेना है, लेना है मतलब मेरा पैसा है, एनी क्वेश्चन, क्लियर हो गया, डेटर मतलब उसको कुछ उधार में बेचे हैं, उसके बदले हमको पैसा लेना है, मेरा उधार लिया, तो हमसे उधार लिया, लेकिन उधार पैसे नहीं दिए, गुड्स लिए उधार, मान लो मैंने मार्कर लिया, मैं उससे पैसे देके नहीं आया, अब मेरे को देने हैं ना उसको, वो कंपनी अपने अकाउंट में डालेगी, वो क्या लिखेगी कि मेरे से पैसे लेने हैं, पेमेंट ड्यू, पेमेंट ड्यू, आउटस्टैंडिंग पेमेंट, ये पेंडिंग पेमेंट, तो वो बंदे का नाम, वो सारा पैसा किस में डाल देते हैं, डेटर, कि हमने इस डेटर से पैसा लेना है, डेटर हमारे लिए अच्छी बात होती है कि तुमको पैसा लेना है उससे, समझ आ गया, ऐसे ये बना सकते, और ये भी बना, अगर उधार में बेचे जाएंगे तो उसको बंदे का नाम लेंगे डेटर, क्रेडिट का मतलब इसको उधार लिख लेंगे हिंदी में, बाकी समझ आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर एक वॉच होगा,
देनदारी। ये कौन सी चीज है? हमारी ओन, हमारी है। लायबिलिटी वो चीज है हमारी नहीं है, हमको देना है किसी, लेकिन हमारे पास पड़ी है। समझ गया, समझ गया। लायबिलिटी वो चीज है जो मेरी नहीं है लेकिन मेरे पास पड़ी है, मैंने किसी ना किसी को देनी है। देनदारी। एसेट्स का बिल्कुल ऑपोजिट हो गया कि ये मेरे खुद के हैं, ये मेरे पास पड़े हैं लेकिन मेरे को देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस बंदे को, एक बंदे का नाम है ए, उसको गुड्स बेचो उधार के, उससे मैंने पैसे लेने हैं, तो मेरे लिए कौन हुआ? देखो, उससे पैसे लेने हैं ना, उसको क्या करना है? मेरे को पैसे देने हैं, तो वो लायबिलिटी, उसके लिए लायबिलिटी मेरे नहीं। मेरे लिए तो फायदा है कि मेरे को दे रहा है उससे पैसे, लेकिन वो अपनी कॉपी, मैं अपनी कॉपी में लिखूंगा कि मेरे को डेक्टर ए से पैसे देने हैं। वो अपनी कॉपी में क्या लिखेगा? उसको, मेरे को पैसे देने हैं। अब मेरे पैसे उसके पास पड़े है तो मेरे पैसे, इसलिए मैं पैसे को लिख, लेकिन उसके लिए क्या है? वो बोलेगा कि सर को वापस करने हैं पैसे, तो एक दिन में लायबिलिटी है। ठीक है, लायबिलिटी वो चीजें होती है जो मैं ओन नहीं करता, मेरे को किसी को देना है। एक वर्ड में नाम आ गया देनदारी। ये भी फिक्स भी होती है और करंट भी होती है। करंट मतलब 1 साल की, और फिक्स मतलब ज्यादा। अब कुछ लायबिलिटीज के नाम में एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ। अगर मैंने गुड्स बेचे हैं उधार पे डेटर को, तो किसी ने खरीदे भी तो होंगे, क्या मैं भी तो खरीद सकता हूँ गुड्स उधार पे? अगर मैं उसको सेल को काट दूं और परचेज कर दूं, अगर मैं ही गुड्स परचेज करता हूँ उधार पे, पहला ऑप्शन क्या है? कैश परचेज करना, दूसरा चेक दूंगा, तीसरा उधार पे। अब गुड्स जब परचेज करूंगा, पैसे दूंगा बदले में कि लूंगा? हाँ, दूंगा ना, तो मैं डेटर तो नहीं हुआ। अब तो मेरे को पैसा देना है, तो लायबिलिटी है कि नहीं? अगर उधार पे गुड्स परचेज किया तो दिस मीन दिस इज माय लायबिलिटी। और उस बंदे को जिसको मेरे को वापस करने हैं पैसे, क्रेडिटर। सबसे बड़ी लायबिलिटी कंपनी की यही होती है, पैसा वापस करना, क्रेडिटर। आपको याद नहीं यार? जैसे डेटर एक एसेट है, क्रेडिटर क्या हुआ? लायबिलिटी। डेटर हमेशा किसके बदले आता है? सेल ऑफ गुड्स के बदले, गुड्स बेचने के बदले। क्रेडिटर किसके बदले आता है? परचेज के। कुछ चीजें आज बताऊंगा टर्म्स, देखो गधे को हमसे लर्न करना पड़ेगा। थोड़े से एफर्ट्स तू करेगा, बाकी क्वेश्चन रिपीट होगा कि याद हो जाएगा, लेकिन बेसिक स्टार्टिंग आपको करनी होगी। और कोई लायबिलिटी कंपनी, अगर कंपनी ने कोई लोन ले रखा है बैंक से, तो लायबिलिटी एक दिन वापस करना है। क्या वो लोन का पैसा मेरा पैसा है? बैंक का पैसा मेरे को वापस चुकाना पड़ेगा। ठीक है। अगर कोई सैलरी मेरे को देनी है और मैंने भी दी नहीं है, मतलब एक एम्प्लॉय को सैलरी देनी है लेकिन पिछले मंथ की पेंडिंग हुई अभी तक दी नहीं, तो पिछले मंथ की सैलरी क्या होगी? पेंडिंग सैलरी देनी है, लायबिलिटी कंपनी के लिए देनदारी बन गई। इस मंथ की नहीं देनी मेरे, इस मंथ का मंथ खत्म होगा तब दूंगा। इस मंथ की सैलरी मेरे लिए कोई लायबिलिटी नहीं है, मंथ खत्म होने के बाद लायबिलिटी है अगर मैं नहीं देता। लेकिन पिछले महीने 3 महीने की मेरी सैलरी, वो लायबिलिटी कंपनी के लिए, तो उसको लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक लायबिलिटी होगी। अगर रेंट नहीं दिया 3 महीने का, आउटस्टैंडिंग रेंट। समझ गया, नहीं समझ गया? जो हमको देना है। और बिजली का बिल पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग बिल जो देना। क्लियर हो गया मतलब? इसको नोट कर लिया होगी। फिर लास्ट में उनकी आती है कैपिटल। कैपिटल वो चीज है जो बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट करते वक्त कंपनी में पैसा लगा। तूने बिजनेस स्टार्ट किया, 10 लाख रुपए की दुकान में सामान रखा, रेंट पे दुकान लिए चलो, लेकिन 10 लाख का रैक लिया, फर्नीचर लिया, एसेट्स सारे खरीदने के लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए? कुछ कैश भी रखने का, कुछ बैंक, तो कुछ भी परचेज करेंगे, लेकिन कुछ बिजनेस करना शुरू करने पड़ेंगे, तो ये सब चीज तो पहले चाहिए। तो ये सब चीज करने के लिए पहला क्या चाहिए? पैसा। बिना पैसा तो हम सोच सकते बिजनेस स्टार्ट करेंगे? बिजनेसमैन जो पैसा बिजनेस में लगाता है फर्स्ट स्टेज में, दैट इज नोन एज कैपिटल। इसको तो अपने वर्ड्स में भी क्या कह रहा था? बिल्कुल। जिससे बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। अभी कैपिटल किसने लगाई? बिजनेसमैन ने। किस पे लगाई? तो क्या ये बिजनेस की हो गई? नहीं। बिजनेसमैन जब चाहे इसको वापस निकाल सकता है, बोल रहा है मैं तो काम बंद कर रहा हूँ। तो इसलिए बिजनेस के लिए क्या बनती है? ये लायबिलिटी। हालांकि कंपनी ने पैसा बिजनेसमैन ने लगाया, सोच रही है मेरा बिजनेस है, बट बिजनेस क्या सोचता है कि यार ये तो बिजनेसमैन का पैसा है, जब चाहे वापस निकाल। क्या बिजनेसमैन जब 10 लाख रुपए लगा दिए अपनी कंपनी में, तेरे को आज 1 लाख रुपए की घर पे कोई शादी की जरूरत पड़ गई, तू किसी से पूछेगा? ओनर कंपनी का पूछेगा कि निकाल लेगा? निकाल लेगा ना। तो बिजनेस क्या सोचता है कि भैया ये तो बिजनेसमैन का पैसा है, मेरा पैसा नहीं है, जब चाहे निकाल सकता है, मैं तो पूछेगा थोड़ी। बिजनेसमैन के अंडर बिजनेस रहता है ना, तो
बिजनेस में इसको इसलिए लायबिलिटी साइड लिखता है, मतलब एसेट का साइड अलग हो गया, लायबिलिटी प्लस कैपिटल को लायबिलिटी साइड बनेगी। तो इसको इसलिए राइट साइड लिखा जाता है कि बिजनेस कहता है तो मेरी देनदारी है, ये बिजनेसमैन की है, मेरी नहीं है, जब चाहे वो बंदा इसको वापस आ सकता है। इसी तरह से मान ले तो 10 लाख रुपए लगाए और फिर काम करना शुरू हो गया, तूने 5 साल तक काम किया, वही पैसा कमाया 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 कमा कमा के और लगा पाया, फिर तेरे को लग रहा है कि मेरे पास एक बड़ा ऑर्डर आने वाला है, बट मेरे पास अभी वो बड़ा ऑर्डर के लिए पैसे नहीं, तेरे पास सेविंग्स चाहिए, तूने लोन लिया 5 लाख रुपए तू घर से और बनाता है, वो भी तो कैपिटल हुई। बिजनेस स्टार्ट करते हो जो पैसा लगाया वो भी कैपिटल है, 10 साल बाद 5 साल बाद 6 साल बाद तो और 5 लाख रुपए लगा रहा है, उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, वो भी नहीं, ठीक है, समझ रहे? इसी तरह से कुछ टर्म्स है, कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है, ये जो क्वेश्चन कराने लगा इसमें क्या क्या आता है। कैपिटल के अंदर सबसे पहले ऐड किया जाता है एडिशनल कैपिटल। अगर एडिशनल कैपिटल को दूसरा नाम भी बोलते हैं फ्रेश कैपिटल। बिजनेसमैन जो साल के बीच में 10 साल के बीच में कभी भी किसी भी टाइम पे किसी भी साल कहता है कि मेरे को मेरा बिजनेस ग्रो करने के लिए और मशीन का जरूरत है, तो मशीनरी लगाने के लिए पहले पैसा लगाएगा, तो उसको बोलेंगे एडिशनल कैपिटल, ऐड कर देगा कैपिटल में। इसी तरह से जब आप प्रॉफिट कमाओगे, पहले प्रॉफिट कहाँ जाएगा, बिजनेस के पास, फिर वो घर पे लेके जाओगे ना, इसमें प्रॉफिट क्या किया जाता है, पहले ऐड किया जाता है, जितना भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ ना वो सारा यहाँ पे ऐड, बाद में मालिक निकाल के घर पे ले जाए अलग बात है, लेकिन अभी तो कंपनी के पास है ना, कंपनी से निकालोगे ना। और एक्स्ट्रा कोई भी आपके पास इनकम आती है, कमीशन वगैरह कोई भी, वो सारा कहाँ पे आएगा, ऐड। माइनस इसमें क्या होता है, प्रॉफिट ऐड हुआ तो लॉस अगर कोई हो गया किसी चीज में तो माइनस कर दोगे। मान लो गुड्स 10,000 के थे लेकिन बिके 8,000 में, कितने का लॉस हो गया, 2,000 का, वो माइनस कर दो। लेकिन 10 के गुड्स 15 बिक गए तो 5,000 प्रॉफिट आएगा, बात समझ आ गई कि नहीं आई? फिर कैपिटल कम हो रही है ना उससे, हमारे पैसे कम हो रहे हैं उससे। और इनकम अगर प्लस करिए तो कोई एक्सपेंस होगा वो क्या कर देंगे, माइनस। लॉस हुआ गुड्स बेचने पे, एक्सपेंस क्या हो, सैलरी रेंट वगैरह वगैरह खर्चे, बिजली का बिल, वो सारे खर्चे हमारे कैपिटल कम करते हैं। अगर वो खर्चा कर दिया तो कैपिटल में से क्या कर दूंगा मैं, लेस। लेकिन खर्चा भी करना बाकी है तो कहाँ लिख दूंगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी दे दी तो कैश कम हो गया, कैपिटल भी कम होगी, लेकिन सैलरी अभी देनी बाकी है तो यहाँ नहीं लिखूंगा, कहाँ लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग। दोनों में ठीक से काम आपको रहेगी नहीं। जब प्रॉफिट ऐड हुआ तो लॉस माइनस हुआ, जब इनकम ऐड हुई तो एक्सपेंस माइनस हुआ, लेकिन जब एडिशनल कैपिटल ऐड हुई एक वर्ड आता है ड्रॉइंग्स, वो माइनस हुआ। एडिशनल कैपिटल समझ गया था, समझ आ गया था, साल के जब मर्जी लगा सकते हैं, 10 साल 20 साल फिर भी ड्रॉइंग होती है जो पैसा आप बिजनेस में से निकाल के अपने घर पे लेके जाते हैं पर्सनल यूज, ठीक है। जो बिजनेसमैन कंपनी से पैसा उठा के घर पे ले जाता है फॉर इट्स पर्सनल यूज, उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। क्योंकि वो पैसा तेरा नहीं है ना, तेरा ही है मतलब कंपनी को दे दिया ना, विड्रॉ करा, लेकिन किसके लिए, पर्सनल यूज। जब भी क्वेश्चन में पर्सनल यूज आ जाएगा, देख विड्रॉ दो तरह के होते हैं, एक होता है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, एक ट्रांजेक्शन ये होती है कि बैंक से पैसा निकाला, तो हो सकता है कि यार बैंक से बैंक में मेरा पैसा, कैश में मेरा पैसा, हो सकता है कि किसी को पैसे देने हो, क्रेडिटर को पैसा देना हो, तो बैंक से निकाल के दे दिया, तो वो पर्सनल यूज तो नहीं हुआ, वो तो बिजनेस में आ गया। ऑफिशियल यूज के लिए जब होंगे ड्राइंग टर्म यूज नहीं करेंगे, विड्रॉ मतलब बैंक से निकाला, बट वो पर्सनल यूज के लिए नहीं था, ऑफिशियल यूज के लिए था, कंपनी यूज के बिजनेस यूज के लिए, तो वो ड्राइंग्स वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो कंपनी के यूज के लिए पैसा निकालते। लेकिन अगर आप बैंक से पैसा निकालते हो, कैश से पैसा निकालते हो और घर पे लेके चले जाते हो कोई पर्सनल सामान खरीदने के लिए कंपनी से फॉर टाइम बिंग, मतलब ड्राइंग्स का वर्ड का मतलब ही पर्सनल है। और आप ड्राइंग्स क्या कर सकते हो, बिजनेस तो बैंक से पैसा निकाल सकते हो, एक कैश, एक आप गुड्स भी निकाल सकते हो। आपका शूज की दुकान है तो शूज लेने की स्लॉट दुकान पे जाओगे, कपड़ों की दुकान है तो कपड़े लेने की स्लॉट दुकान पे, वो कपड़े आपके थोड़ी है, तो बिजनेस के है ना, बिजनेस का स्टॉक है, तो शूज कपड़े बिजनेस का स्टॉक है। अगर वहां से आप 2 जोड़ी शूज अपने घर पे ले जाते हो, ये तो बिजनेस के, आप क्या करोगे, अपने पॉकेट से पैसे निकाल के बिजनेस में डालोगे, फिर बाद में रात को खुद घर पे पहले डालोगे, रात को खुद घर पे लेके जाओगे, है ना, तो हम उसको लिख देंगे कि हमने 2 पेयर शूज निकाल के घर पे लेके ड्राइंग्स में डाल दिखाना तो पड़ेगा ना, बिजनेस, अब बिजनेस में 10 जोड़ी पड़े थे वो तुम घर पे ले गया, अगले दिन सुबह 8 रह जाएंगे, तुमको 2 जोड़ी शो तो कर देंगे, कहाँ बेचे, बेचे कहीं है नहीं, अपने घर पे लेके 2 जोड़ी शूज तो यहाँ लिख देगा ड्राइंग्स की है, क्योंकि बिजनेस का अकाउंट मैच हो जाएगा ना आपका, अकाउंटिंग मैच करेगा, हर चीज की एंट्री करनी पड़ती है,
इतनी बात समझ आई। इसमें आराम से इसको जल्दी देख, इसको नोट कर, और कोई टर्म लग रहा है क्या भूल गया फिर रिपीट कर दो, फिर आगे बढ़ो, क्योंकि ना ये मैंने तेरे को ये चैप्टर नहीं पढ़ाया, ये मैंने तेरे को सेकंड चैप्टर पढ़ाया है, बेसिक अकाउंटिंग का। ठीक है। हाँ, इसमें बेसिकली 40 टर्म है, अगर तुम ध्यान से देखो ना 40 टर्म है, तो इसके बाद 40 के आसपास terms है। मैं तेरे को सारी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तेरे को सिर्फ उतनी पढ़ा रहा हूँ जो चीजें जरूरी है। तू इस पर ध्यान से देख, फर्स्ट क्लास है, मैं जानता हूँ इतना बर्डन होगा, लेकिन मेन चीज बताइए। हाँ, ये याद नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इसको गो थ्रू करना घर पे जाके। तो क्या होगा, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा ना, क्वेश्चन में टर्म्स रिपीट होती रहेंगी पूरा साल होनी है, इतनी बार रिपीट होगी तेरे को रट जानी है। फिलहाल तेरे को स्टार्टिंग में खुद एफर्ट करना है। एक बार इसको गो थ्रू कर एंड लेट मी नो कि तेरे को कौन से टर्म दोबारा रिपीट करनी समझ में आई। ठीक है, मैं बता दूंगा। लिख भी ये तो शुरू होता है फर्स्ट अप्रैल से 31 मार्च तक, हमारा अकाउंटिंग ईयर भी होता है, हमारा नहीं पूरे वर्ल्ड का ही होता है। बैंक्स का, कंपनीज का, बिजनेसेस का, जितने भी दुनिया में बिजनेस चल रहे हैं, बैंक्स चल रहे हैं, कंपनीज चल रही हैं, फर्म चल रही हैं, दुकानें चल रही हैं, सबका अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च अकाउंटिंग। आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे ना बुक में, इस साल नहीं हर साल, जब तक आगे फोर्थ ग्रेजुएशन तक जब तक पढ़ाई करेगा, कुछ पढ़ेगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च को भी होंगे। ठीक है। और 31 मार्च को बोलते हैं क्लोजिंग डेट, बिकॉज मैंने अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं। पूरे साल के अकाउंट्स बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं ऑन बाई 31 मार्च को पूरी बुक क्या करनी पड़ती है, वो क्लोज करनी पड़ती है, और 1 अप्रैल को फ्रेश बुक स्टार्ट करनी पड़ती है अकाउंट। बात समझ आ गई। 1 अप्रैल को जो 31 मार्च को रात को बैलेंस आता है ना, वो 1 अप्रैल को ट्रांसफर किया जाता है मॉर्निंग में कि कल रात तक का ये बैलेंस था, अब 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले साल का बैलेंस है, एक दिन का फर्क, लेकिन वो पिछला साल माना जाता है। 1 अप्रैल को नया साल, 31 मार्च की रात तक 12 बजे तक पिछला साल। अलग सेशन होता है। बैंक्स भी अपने, आपको कभी नोट होगा 1 अप्रैल को बैंक से छुट्टी होती है। 1 अप्रैल को क्यों? क्योंकि 31 मार्च को रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे तक काम करते हैं, पूरे साल के अकाउंट्स बंद करने होते हैं, सॉफ्टवेयर पूरा बंद करना होता है। आजकल लिखना पड़ी तो कोई नहीं करता ना, अकाउंटिंग कंप्यूटर होती है, तो खुद क्लोज कर देते हैं। वो बैलेंसेस अपने ऑटोमेटिकली कंप्यूटर क्या करता है 1 अप्रैल को, मुझे कहता है कि रात को ये बैलेंस है, सुबह वही बैलेंस ट्रांसफर होगा, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर का बोलता है, नेक्स्ट डे का नहीं बोलता। हाँ, अगर आप, आज क्या डेट है, तो 22 या 21, तो कल क्या 22 है, आज का बैलेंस कल होगा, वो डेट चेंज हो गया, लेकिन 31 मार्च का बैलेंस जब 1 अप्रैल को ट्रांसफर होगा तो ईयर चेंज। ये ऐसा नहीं कि 2020 से 21 हो गया, बस हम बोलते हैं 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का साल, 21 22, 22 23 ऐसे बोला जाता है। वो क्वेश्चन कर पढ़ो कैलेंडर में, सेकंड ईयर है अकाउंटिंग कैलेंडर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ही होता है। आप जितने भी क्वेश्चन करोगे, ट्रांजेक्शन सारी कैसे आएंगी, ऐसे। ठीक है, हम भी लेने आएंगे, किसी को जाना है क्वेश्चन कराऊंगी मैं यहाँ पे, चैप्टर नंबर 5 में निकाल इलस्ट्रेशन नंबर 5, इसी को कंटिन्यू कराते हैं। तो ये अलर्ट बनाया था ना अभी, छोड़ा। अब हमारी इंट्रो होगी। देख, हमारी बुक का नाम क्या है, डबल एंट्री। डबल एंट्री मतलब हर ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट होगा, और हर एंट्री के बाद लेफ्ट, ये इक्वल टू है ना, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये पूरा राइट साइड। तो हर एंट्री के इफेक्ट के बाद लेफ्ट इक्वल टू राइट होना चाहिए, हर एंट्री के बाद। अगर लेफ्ट इक्वल टू राइट नहीं हो रहा, मतलब हमने एंट्री गलत की। कैसे होगा मैं सिखाऊंगा, मतलब हर एक डबल इफेक्ट करोगे, एक इस जगह, एक इस जगह, एक इस जगह, एक इस जगह, या दोनों इस जगह, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो भी जीरो हो गया, तो कुछ नहीं आएगा। फिर करके हो गया। पहली एंट्री क्या है, पहली ट्रांजेक्शन क्या है शुरू में, और क्या स्टार्ट किया, इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 1 लाख इन कैश। तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़नी है, कॉपी में तो बनाया था ना पीछे फॉर्म में। हाँ, तो एक लाइन छोड़नी है, और यहाँ वो लिखना है जो क्वेश्चन में लिखा है, सचिन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सुनिए ना, आप मेरे को सचिन है, मैं नहीं सुन सकता।
तो जब ये बिजनेस में आ रहा है तो क्या लेके आ रहा है, और कैश में लेके आ रहा है कि कुछ और सामान में लेके आ रहा है, जब तक क्या है। तो एसेट की जो एक लाइन छोड़ी है ना, वहां पे एक पहली हेडिंग रहेगी कैश। यहाँ पे ना बहुत सारी हेडिंग्स आ गई, सब हेडिंग्स है, समझ गया। एसेट बहुत तरह के दिखाए ना, मशीनरी, डेटा, फर्नीचर, जो जो क्वेश्चन में आता रहेगा ना बेटा, उसकी हेडिंग हम यहाँ डालते रहेंगे। सिमिलरली लाइबिलिटीज की भी हेडिंग होगी, सब हेडिंग्स, बट कैपिटल की सब हेडिंग नहीं होती। अब जब कैश, और यहाँ पे दोबारा से कैपिटल के नीचे कैपिटल लिखा जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे कितने से स्टार्ट किया बिजनेस, 1 लाख से। कैश ऐड हुआ कि कम हुआ कंपनी में, तो एक इसके नीचे 1 लाख, जीरो के नीचे जीरो बनाना है, कॉमा के साथ कॉमा, ठीक है ना। कॉमा बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि बाद में जब हम टोटलिंग करेंगे ना, बच्चे क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा बटन तक बनता है, तो हम इसको आगे पीछे ऊपर ऊपर लिख देते हैं। फिर टोटलिंग करते हुए क्या करेंगे, पीछे प्लस में लिखेंगे, डबल टाइम वेस्ट हुआ। अकाउंट से सबसे लेंथी होता है, छूट जाता है, फॉर्मेट में टाइम वेस्ट होता है। तो कम से कम वो टाइम तो नहीं सेव कर सकते, ये टाइम सेव कर सकते हो कि इसको पहले ही ऐसे लिखो कि ये टोटलिंग हो जाए। 1 लाख रुपए कैश में ऐड करेंगे और 1 लाख रुपए सेम लाइन में, ठीक है। अब इसको चेक करो कि आपका एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया, सही है। अब सेकंड इक्वेशन बताओ, सेकंड डायरेक्शन क्या होगी, परचेज गुड्स इन कैश, तो पूरा नंबर 2 डाल के लिख दो, परचेज तो भी है, खाली डॉट डॉट डाल दे फिलहाल, घर पे लिखता रही हो, टाइम बचे ना, तो देख के कितने क्वेश्चन आ जाते, देख के क्वेश्चन से बताओ। परचेज सारे डॉट, कितने गुड्स लिए बेटा, 50,000 की, इसमें कैश में। तो पहले बता गुड्स, रुक जा, गुड्स आ रहे हैं कि जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो यहाँ पे अलग सा कॉलम बनेगा, दैट इज नोन एज स्टॉक, ठीक है। अब स्टॉक में पैसा ये ऐड करूं कि लेस करूं, कुछ गुड्स तो आ रहे हैं, गुड्स आए तो गुड्स पैसों में लिखते हैं, गुड्स गुड्स में लिखते हैं, आई नो तेरा गुड्स बनाएगा, ड्राइंग भी बनाएगा गुड्स की, कितने गुड्स ले बोले, ये भी ऐड कर दूं, इसके बदले भी है, उसके बदले क्या दिया, कैश, कैश कम हो रहा है कि नहीं, नहीं नहीं, लायबिलिटीज वो होगा जब उधार पे लिया, माइनस में कर देंगे कैश। और माइनस में पता है कैसे लिखते हैं अकाउंट्स में, ब्रैकेट का, ब्रैकेट का मतलब माइनस, समझा कि नहीं समझा। इसकी ट्रांजेक्शन देखे इधर, गुड्स आगे, पैसा चला, लेफ्ट इक्वल टू राइट में कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि यहीं पे इसका इफेक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया ना, प्लस माइनस जीरो, तो राइट साइड कुछ आएगा नहीं, राइट साइड लेकिन लिखना पड़ेगा आपको ऐसे, इक्वल टू डैश डैश, सेम लाइन में, जब कुछ नहीं आएगा तो डैश डैश लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। नहीं, डैश इसके नीचे डाल, प्लस के नीचे प्लस आता रहेगा हर बार, तो प्लस यहाँ पे आया था ना, फुल लाइन प्लस के नीचे, इक्वल टू यहाँ पे आया था ना, इक्वल टू प्लस ऊपर, अब क्या देख, मेरा इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आएगा, प्लस के नीचे प्लस, ये प्लस नीचे प्लस हो जाएगा, तो प्रॉपर एक फॉर्मेट बनेगा, आई शो एक्चुअली प्लस के नीचे प्लस, ये स्टॉप कर चल जाएगा, इक्वल टू इक्वल, समझ गया, ठीक है। जब आपकी दो ट्रांजैक्शन हो जाएंगी, आप एक लाइन खींचोगे, मैं डॉक्टर खींच रहा हूँ, मुझे मेरा मार्कर ऐसा है, आपको प्रॉपर एक लाइन खींच लो, नहीं प्रॉपर लाइन खींचो, प्रॉपर स्केल यूज कर लीजिए बात, ठीक है। दो ट्रांजेक्शन के बाद लाइन खींच के यहाँ पे लिखना है न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन में क्या करना होता है, इसका हिसाब बनाओ, कितना बना ये आंसर, 1 लाख, 1 लाख बना नहीं, 50,000 बना, 50,000 का माइनस, अब 1 लाख थे तो माइनस कितने बचे, समझ गया ना, प्लस माइनस करना है, और इसका 50,000 सब माइनस करना है, यहाँ कुछ है नहीं, और यहाँ पे 1 लाख करो। अब हर न्यू इक्वेशन में भी चेक करना है आपने कि मेरा लेफ्ट इक्वल टू राइट है कि नहीं, 50 में 50, 1 लाख इक्वल टू आगे, फिर नंबर थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, और मेजर फ्रॉम, मेजर भी मेजर होता है, ठीक है।
तो हमने फर्नीचर खरीदा, देख इसमें कहीं पे वर्ड लिखा है कैश नहीं, और किसी कंपनी का नाम है। अगर किसी कंपनी का नाम हो और कैश वर्ड ना लिखा हो, इसका मतलब ऑटोमेटिकली समझना कि उधार पे तभी उसका नाम आया। हाँ, अगर नाम आ गया और कैश भी आ गया तो कैश को प्रायोरिटी मिलेगी, लेकिन नाम है और कैश नहीं है अगर, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी? नाम को। नाम मतलब उधार। हमने क्या खरीदा? फर्नीचर। किस पे? उधार पे। क्या फर्नीचर मेरा स्टॉक है? नहीं ना। हम बाद में शूज का, कपड़ों का, कंप्यूटर का बिजनेस कर रहे हो, फर्नीचर हमारे लिए क्या होगा? एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे फर्नीचर का एक अलग से कॉलम वो लेंगे। आप समझ रहे? ठीक है, अब फर्नीचर आ रहा है, कितने का आ रहा है? 20,000। आ गया? टैक्सेस जा रहे हैं क्या? उधार पे लिया अभी गए, उधार पे लिया तो अभी तो आपको लिखना तो पड़ेगा ना। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में इसका नाम लिखेंगे हम वेंडर। क्या लिखेंगे? एक नाम था क्रेडिटर, जिसको पैसा देना है, इसको भी तो पैसा देना है, इसको क्रेडिटर को नहीं लिखा होगा, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ऐड होगा क्योंकि देना है अभी। लेकिन मैंने अभी बात कही थी कि जब गुड्स परचेज करते हैं उधार पे और जिसको पेमेंट करनी है उसको बोलते हैं क्रेडिटर, तो ये इसको तो पेमेंट करनी है ना 20,000 की, इसको क्या क्रेडिटर को लिखा, वेंडर क्यों लिखा? क्रेडिटर वर्ड और डेटर वर्ड सिर्फ और सिर्फ गुड्स उधार पे यूज किया है। उधार पे खरीदा तो क्रेडिटर, बेचा तो डेटर। फर्नीचर, मशीनरी, कुछ और ऐसे अगर उधार पे खरीदा तो डेटर क्रेडिटर वर्ड यूज नहीं करते, वेंडर वर्ड यूज करते हैं। बात एक ही होती है। मेरे को लगेगा तो कर लिया, बात कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन कंप्लीट कर ले। हाँ, तो चला जाए। इधर देख, क्या समझ आया? क्रेडिटर वर्ड और डेटर वर्ड किसके लिए यूज करना है? उधार के गुड्स के बदले। समझ रहा है? क्रेडिटर वर्ड और डेटर वर्ड किसके यूज करना है? उधार के गुड्स, सिर्फ स्टॉक या गुड्स, लेकिन बाकी कुछ उधार पे खरीदा बेचा उसके लिए वेंडर। तो वेंडर मतलब फर्नीचर आ गया, ऐड हो गया, और ये भी आ गया, मतलब इसको देना है पैसा, लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ी तो लायबिलिटी में ऐड। अब फिर से लाइन, एक बात नोट कर ले भाई, पहले फर्स्ट और सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद लाइन थी, अब हर ट्रांजैक्शन के बाद लाइन होगी, दोनों के बाद नहीं होगी। फर्स्ट और सेकंड इकट्ठी, फिर न्यू इक्वेशन थर्ड लाइन, न्यू इक्वेशन फोर्थ लाइन, न्यू इक्वेशन फिफ्थ लाइन, ऐसे होगा। अब एक एक की बात होगी, तो यहाँ पे दोबारा से क्या लिखा जाएगा? न्यू इक्वेशन। अब इसका टोटल करा जाएगा, ये किसका बैलेंस कितना आया? 50,000, इसका 50,000, इसका 20,000, इसका 20,000 प्लस 1,00,000। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस चेक कर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, फिर तो कंप्लीट कर देंगे। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है? हम गुड्स बेचे हैं 25,000 के, 35,000 में कैश में कुछ बेचे, वो लिख कंप्लीट कर दिया आपने। गुड्स बेचे तो कुछ जा रहे हैं कि आ रहे हैं? जा रहे हैं। कितने के जा रहे हैं? 25,000। हमारे पास कितने के जा रहे हैं? 35 के बदले तो हम उधार प्रॉफिट लेके बेचेंगे ना 10 के, तो हमारे पास 50,000 के गुड्स पड़ेंगे, दिख रहा है? हम यहाँ पे माइनस करेंगे 25,000, क्योंकि हमारे पास तो 25 से गए ना, हमारे स्टॉक में जो पैसा पड़ा है, सॉरी गुड्स पड़े हैं, ये विद प्रॉफिट पड़ा है कि विदाउट प्रॉफिट पड़ा है? विदाउट, हमें विदाउट पड़ा है, क्योंकि हमने जब खरीदा था ये वाली कॉस्ट है, इस कॉस्ट पे खरीदा था, परचेज किया था, तो परचेज वाले में से परचेज वाली कॉस्ट ही माइनस करो, मतलब विदाउट प्रॉफिट पड़ा है तो विदाउट प्रॉफिट माइनस कर दो। तो 25 वाले माइनस कर दिए। कितने के बेचे हमने ये वाले कुछ? 25 में के, 35 में कैश में, तो कैश कितना आएगा? 25 के 35, सोच। तो कुछ तो 35 लाके बेचेगा। अच्छा, 35 उसको तो नहीं बताएगा मैंने प्रॉफिट कितना लिया, फिर तो 10 का है। तो जब शॉप पे कुछ चीज लेने जाएगा उसको बताएगा आपको मैं 1,000 की बेच रहा हूँ लेकिन मैंने 700 की ली थी, है बताएगा वो? नहीं ना, वो उसको पता है। ये तेरे को पता है कि 25 की गुड्स है, जिसको तू बेच रहा है कैश के बदले, इससे कितना कैश लेगा? 35 लेगा ना,
तो कैश में क्या ऐड कर दिया 35,000 पे आ गया। गुड्स कितने के चले गए 25 के। प्रॉफिट कितना हुआ अच्छा। प्रॉफिट की जगह अपने कैपिटल में ऐड हो कैपिटल में ऐड कर दो। बैलेंस मैच हो रहा है कि नहीं 35 माइनस 25 कितना होगा फिर से क्या पूछेंगे लाइन फिर न्यू इक्वेशन इसका बैलेंस 8 6 7 8 85,000 इसमें से माइनस हो गया 25,000 ये ऐड होगा ये माइनस होगा ना बहुत ध्यान रखना है ऐड को माइनस मत कर दिया कहीं और इधर आ गया 20,000 कॉमा के नीचे कॉमा आना चाहिए तभी ऐड होगा ये 1,10,000 हो गया ठीक है लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है फर्नीचर का क्या क्या फर्नीचर का क्या हाँ जो MS सम्राट से खरीदा हुआ फर्नीचर उसको कितने पेमेंट देनी थी अब उसको क्या कर दिए दे दिए तो ट्रांजेक्शन यहाँ लिख लियो इस जगह पे अब जब दे दी तो 20,000 से कैश क्या हो रहा है कम और लाइबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है कम हो रही है पहले लाइबिलिटी थी ना देने की लाइबिलिटी मतलब देनदारी पहले देनदारी थी बढ़ गई जब फर्नीचर उधार पे लिया देनदारी बढ़ गई थी अब दे दिए देनदारी टेंशन क्या होगी खत्म लाइबिलिटी मतलब टेंशन टेंशन क्या खत्म तो इसमें से क्या कर दूंगा 20,000 माइनस कैश में से माइनस क्योंकि पैसा गया और लाइबिलिटी भी खत्म दोनों साइड 20,000 माइनस हो गए बराबर हो गया सर इधर भी लेस इधर भी इक्वल आ रहा कि नहीं आ रहा फिर से तेरी लास्ट एंट्री इसका आंसर कितना है 75,000 नहीं 60,000 20 माइनस कर दिया कितना है कि नहीं ये कितना आया प्लस 25,000 प्लस 20,000 इक्वल ये कितना आएगा इसको खाली ब्लैंक हो गया और ये कितना 1,10,000 अब तो चेक कर ये इक्वल टू ये आ रहा है कि नहीं 1,10,000 आ रहा है ना बस यहाँ पे एक और लाइन लिख देगा एंड क्वेश्चन समझ आया आज की क्लास में कोई होमवर्क नहीं करना क्योंकि पहला कुछ करा है एक और कराऊंगा फिर मेरे सामने करेगा फिर होगा ठीक है करके नोट हो गया हाँ जी क्या बताया हमने आया तुम्हारी बुक तो यहाँ कैसे बैठे चुप रहेगा बैठो